सेल के ऊपर जो पेपर रैप था मैंने वो निकाल दिया है। अब देखिए इसमें इसके भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा हुआ है उसके सेंटर में एक रॉड पड़ी हुई है। ये ग्रेफाइट की रॉड है और अंदर का केमिकल बाहर निकल के ना आ पाए इसलिए बीच में लाख की सील है। तो ये सील इसको हम निकाल रहे हैं। ये सील जो है लॉक करती है कि अंदर का जो पेस्ट है वो बाहर ना आने पाए। तो ये पूरी लाख की सील निकल गई है। अब अंदर का पेस्ट जो भरा हुआ है ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। इसको मैं काट के निकालता हूँ। तो इसको काटने पर काफ़ी हार्ड है, उतना जिंक बहुत सॉफ्ट मेटल नहीं है। ये बाहर जो कवर है ये जिंक का है, जस्ते का कप है। तो ये कट गया है और इसके अंदर देखिए ये बहुत लिक्विड भी नहीं है। अलग अलग सेलों में थोड़ा किसी में ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा गीला और किसी में कम गीला ऐसे रहता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा लग रहा है, मॉइस्ट है। तो इसमें ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 है और कार्बन का चूर्ण। इसी की वजह से ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्बन का चूर्ण भी ब्लैक होता है और MnO2 भी ब्लैक होता है। तो इसमें इसको पूरा मैंने निकाल दिया है और इसमें नीचे कुछ और दिख रहा है। इसमें नीचे की तरफ कोई गत्ता वत्ता जैसा कुछ लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है। और वो जो है नीचे का जो बॉटम है उस पे इलेक्ट्रोलाइट टच ना हो इसके लिए है, ताकि नीचे का हिस्सा ना गले, क्योंकि ये केमिकल के कांटेक्ट में आने पर गलने लगता है। धीरे धीरे गलता है जिंक। तो देखा आपने कितना हार्ड है, मुश्किल से कटा, और लेकिन फिर भी जो है केमिकल के संपर्क में आने पे गलता है। सेंटर में रॉड प्लेस रहती है और ये ग्रेफाइट की रॉड देखते हैं कितनी हार्ड है। ऊपर ये स्टील की कैप है, थोड़ा उतनी सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन ये टूट जा रही है हाथ से आराम से। ये सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। और फिर इसको एक मॉडल से भी समझते हैं। ये देखिए मैंने एक पेपर का ग्रेफाइट रॉड बनाया है, उसमें एक कैप लगाया है। ये स्टील का या पीतल की कैप होती है। तो और ये कैप रॉड में लगी रहती है, क्योंकि रॉड टूट सकता है या सॉफ्ट होता है, इसलिए वो कैप लगी रहती है। और रॉड के किनारे किनारे MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा होता है और उसके बाहर बाहर अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। तो इसी किनारे किनारे पेस्ट भरा रहता है। ये तो मैं पाउडर भर रहा हूँ, लेकिन इसमें पेस्ट होता है, हल्का सा वाटर मिला के। तो ये पेस्ट रहता है और रॉड के किनारे किनारे MnO2 और कार्बन का चूर्ण है, जो कवर है, वाइट कवर जो हम उठा रहे हैं उसके बीच में था। तो बीच में ब्लैक कलर का जो चूर्ण है और उसके बाहर बाहर वाइट ये, लेकिन ये पूरा पेस्ट एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्स होके ब्लैक हो जाता है पूरा। और ये रॉड सेंटर में प्लेस है और इसमें ये एक प्लास्टिक का प्लेट टाइप में है जो सेंटर में प्लेस रखता है रॉड को, ताकि रॉड जो है इधर उधर खिसके ना, स्टेबल बनाने के लिए। इस तरह से ये ड्राई सेल का मॉडल है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा किस तरह से ड्राई सेल बना होता है, उसको तोड़ के देखा गया है। और अब इसको बोर्ड पे समझेंगे कि कैसे जो है इसमें रिएक्शंस होते हैं, कैसे ड्राई सेल काम करता है। तो ये जिंक का कप है, Zn से बना हुआ, जस्ते का कप। और इसमें सेंटर में प्लेस है ग्रेफाइट की रॉड, जो कि ब्लैक कलर की होती है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इस रॉड पर 2
बाहर एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ अपचयन होता है, इसलिए ये कैथोड है। और ये जो जिंक का कप है, ये पूरा पूरा कप जो है ये निगेटिव पोल है, ये एनोड है, एनोड का काम करता है। और रॉड के किनारे किनारे ब्लैक कलर का MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। और ये मैंने ब्लैक डॉट से जो है MnO2 और कार्बन का चूर्ण दिखाया है इसमें। और इसके चूर्ण के बाहर बाहर यानी जिंक के कप और MnO2 और कार्बन के चूर्ण के बीच में भरा होता है एक पेस्ट। ये MnO2 और कार्बन का चूर्ण है। बीच में जो पेस्ट भरा होता है ये पेस्ट होता है NH4Cl और ZnCl2 का, उसमें ZnCl2 थोड़ा होता है, तो ये मॉइस्ट होता है, बहुत गीला नहीं होता है। तो ये हम लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। और ये पेस्ट है। और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, इसमें ऊपर की तरफ एक कैप लगी होती है। और ये रॉड जो है, रॉड बीचों बीच में होती है और बीच का जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऊपर से निकल ना जाए, इसके लिए ब्लैक कलर की वो मैंने सील बनाई है लाख की। और ये जो रेड कलर का बना रहे हैं, ये है प्लास्टिक की जो कटोरी है जो कि उसको होल्ड करके रखती है बीच में। और ये कैप है स्टील की, ताकि ग्रेफाइट की रॉड का एंड जो है टूटे ना। और ये पीतल या स्टील की हो सकती है कैप। अब देखते हैं इसमें इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो जो जिंक का कप है, Zn एक एक्टिव मेटल है, तो इसमें का जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पेस्ट की तरफ अंदर आने लगता है। जिंक पेस्ट के कांटेक्ट में आते ही Zn का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो हम रिएक्शन लिखते हैं Zn दैट गिव्स Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये घटना घटती है, यानी कप, जितना भी कप का जो भी एरिया पेस्ट के कांटेक्ट में है, वहाँ पर कप के सरफेस से, कप के अंदरूनी सतह से जिंक के एटम पेस्ट की तरफ आने लगते हैं। तो इस तरह से जो कप है वो उसका क्षरण होता है थोड़ा थोड़ा। और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। तो ऑक्सीकरण की घटना घटती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं वो उसी कप पे रह जाते हैं, यानी पूरे जिंक पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए वो पूरा ऋणावेशित हो जाती है जिंक का कप। और ये ऋण ध्रुव कहलाता है। चूँकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये एनोड है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जिंक का कप पूरा एनोड का कार्य करता है। तो ड्राई सेल का जो चपटा वाला नीचे वाला पार्ट है वो एनोड होता है। जिस सिरे पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि O और A दोनों स्वर हैं, वॉवेल हैं। तो ऑक्सीडेशन एनोड, ये हमेशा ही ट्रुथ होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन जिस पर होगा वो हमेशा एनोड कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें जो ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की जो रॉड है, वो कैथोड का काम करती है। तो पूरी जो पूरा जो जिंक का कप है उसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए हैं, तो अगर बाहर से तार, एक्सटर्नल सर्किट बाहर से तार लगा दें और इसके बीच में एक छोटा सा बल्ब लगाएं हम, प्लस और माइनस के बीच, तो वो बल्ब जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जिंक के कप पर इकट्ठा हो गए हैं वो तार के माध्यम से बल्ब के अंदर से होके दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से बल्ब जलने लगता है। तो
इसमें जिंक के कप पर इलेक्ट्रॉनों का एकत्र हो जाना ये स्वतः घटना घटी है, यानी ऑक्सीडेशन की घटना। इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों में जो उधर की तरफ जाने की एक टेंडेंसी है, तो करंट को आगे बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी करंट को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो है एनोड पर रिएक्शन होता है, जिंक आयन में चेंज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पहुँचते हैं कैथोड पर, तो वहाँ क्या होता है, रॉड के इर्द गिर्द जो MnO2 है वो इलेक्ट्रॉन ले करके, रिएक्शन देखिए, जो MnO2 है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और NH4Cl का जो अमोनियम आयन है उसके साथ मिल करके प्रोडक्ट बनाता है। तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर NH4 में जो H+ है, यानी एक H+ इसमें से निकलता है, और Mn पर +4 चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो उस पर 3+ बचेगा। अब MnO2 में Mn पर +4 चार्ज है। अगर Mn को x मान ले तो ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 2 = 0, पूरे पर चार्ज 0 है, तो x - 4 = 0, x = +4। तो यहाँ पर Mn पर +4 चार्ज है, ये मैंने बता दिया कि कैसे +4 चार्ज है, यानी +4 ऑक्सीडेशन है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, और ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है बाहर एक्सटर्नल सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो Mn ट्रिपल+ बन जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं और दोनों पर 2 माइनस चार्ज हैं, तो इधर +4 और -4, यानी दोनों ऑक्सीजन पर मिला के टोटल -4 है, तो वो बैलेंस है। और उधर की तरफ क्या होता है, यहाँ NH4+ से एक H+ इधर आते हैं और दोनों O और H मिलते हैं, तो 1 + 1 - निरस्त हो जाता है और बन जाता है OH-। तो इस तरीके से एक O- और एक OH, ये दोनों बन जाते हैं जो Mn के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनता है, मैंगनीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी O को हम लिखेंगे और OH- को लिखेंगे, तो 3+ हैं और 3- है टोटल, यानी Mn, और यानी धनायन और ऋणायन की चार्जेस बैलेंस हैं, बराबर हैं। तो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, इसको समझना कि यहाँ पर Mn पर 3+ चार्ज हैं और O और OH पर मिलाकर 3- है। तो ये मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड बनता है कैथोड यानी ग्रेफाइट की रॉड के इर्द गिर्द। MnO2 जो ब्लैक पाउडर है वो इसमें कन्वर्ट होता है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड। और NH4+ का क्या हुआ, NH4+ ने चूँकि एक H+ लूज़ कर दिया था, तो वहाँ पर बचा क्या, NH3 बचा। तो Mn पर 3+ चार्ज है और अब यहाँ पर बचा NH3, तो NH3 को भी लिख देता हूँ। तो ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, MnO2 के द्वारा। इसलिए ये अपचयन है, ये रिडक्शन की घटना है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ अपचयन। तो अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और MnO2 पर अपचयन होता है, अगर हिंदी में बात करें तो। लेकिन मैं इंग्लिश में यहाँ जो कोड लिख रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो O और A स्वर हैं और R और C व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस कोड से याद रखेंगे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। वो भले चाहे निगेटिव पोल हो चाहे पॉजिटिव पोल हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग सेलों में
पॉजिटिव नेगेटिव तो चेंज होता रहता है, लेकिन जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा ही एनोड कहलाएगा, चाहे वो नेगेटिव पोल हो चाहे वो पॉजिटिव पोल हो। तो यहाँ पर अमोनिया गैस बन रही है रॉड के चारों तरफ, और ये अमोनिया गैस जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे सेल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर गैस के यानी सेल उससे फूलने लगेगा, और जहाँ से कमज़ोर होगा सेल ब्लास्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जिंक आयन हैं, जो एनोड पर जिंक आयन बन रहे हैं, वो अमोनिया गैस के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, टेट्रामीन जिंक आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये गैस नहीं है, इसलिए जो गैस का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। और चूँकि अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन तो इस्तेमाल हो गए, क्लोराइड आयन इस्तेमाल नहीं हुए, तो जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स आयन को बैलेंस करते हैं। यानी 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर 2+ चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो उसको लिखने की आवश्यकता, उसको लिखो चाहे ना लिखो, वो बात नोन है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस है ये जिंक आयन के साथ मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और वहाँ से हटती रहती है, यानी जहाँ पर अमोनिया बनती है। ये एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं में आपने देखा कि एनोड पर जिंक में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको MnO2 ग्रहण कर लेता है, यानी ऑक्सीडेशन में सहायता करता है। इसलिए MnO2 ऑक्सीडाइज़र है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इसे डीपोलराइज़र भी कहते हैं, यानी विध्रुव कारक भी कहते हैं। ड्राई सेल का ये विध्रुव कारक है। यहाँ जो ड्राई सेल का डिस्क्रिप्शन मैंने किया है, ये ड्राई सेल जिंक कार्बन सेल है, यानी इसमें जिंक की छड़ है और कार्बन, इसको जिंक कार्बन सेल भी कहते हैं। और ये और भी शुष्क सेल होते हैं, जैसे एल्कलाइन सेल जिसमें NH4Cl की जगह KOH भरा होता है, और मरकरी सेल, बटन सेल भी शुष्क सेल है एक तरह से। लेकिन यहाँ मैंने इस जिंक कार्बन सेल का डिस्क्रिप्शन किया है। तो ये सब प्राइमरी सेल हैं जिनका नाम मैंने लिया, और ये ड्राई भी हैं, शुष्क भी हैं, क्योंकि इनमें कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जिससे कि सेल से छल के, इनमें किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं डालना पड़ता है। तो ये बहुत सुविधाजनक हैं, पोर्टेबल हैं, और इनको रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं, पहली चीज़ तो ड्राई सेल प्राथमिक सेल हैं, प्राइमरी सेल हैं। और ये लेक्लांसे सेल का, ये जो ड्राई सेल है ये लेक्लांसे सेल का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कॉम्पैक्ट मतलब होता है बहुत छोटा फॉर्म है, पोर्टेबल फॉर्म है, संहत फॉर्म है। लेक्लांसे सेल क्या होता है? सबसे पहले 1866 में लेक्लांसे ने बनाया था, जिसमें बीच वाला बर्तन जो बना रहे हैं ये सरंध्र है, छिद्रित है, सरंध्र पात्र है, और इसके अंदर भरा हुआ है MnO2, और बीच में रखी है ग्रेफाइट की छड़। तो ये कार्बन की रॉड है या कार्बन की छड़ है, ये कैथोड है, ये ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। और इसके बीच में भरा हुआ है MnO2, जैसे कि ड्राई सेल में वैसे इसमें ही भरा हुआ है। और जो सरंध्र पात्र है उसके बाहर अमोनियम क्लोराइड का विलयन, पानी में घुला हुआ अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। तो ये जो है एक वेट सेल है। वेट मतलब होता है गीला, WET। तो वेट सेल ये लेक्लांसे ने बनाया था 1866 में पहली बार। इसका यूज़ होता था पहले, लेकिन इसको
उल्टा करने पर ये छलक जाता था। इसमें देखिए एक जलीय विलयन में एक जिंक की छड़ रखी हुई है, तो इसमें छड़ का प्रयोग किया जाता था और प्लास्टिक का बर्तन बाहर वाला होता था। लेकिन ड्राई सेल को फॉर्म चेंज कर दिया गया और ड्राई सेल में पूरा जिंक की छड़ की बजाय जिंक का कप ही इस्तेमाल किया गया। तो ये तो ड्राई सेल यानी जो यहाँ जिंक कार्बन सेल की बात मैंने की, वो एक प्रकार का लेक्लांसे सेल ही है जो 1886 में कार्ल गैसनर ने विकसित किया था। और इस सेल की क्या खास बात है, इसका ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ जाते हैं बाहर के परिपथ से, तो इसका 1.5 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका उपयोग टॉर्च में, रेडियो में, कैलकुलेटर में, जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, इसलिए छलकने का कुछ डर नहीं होता है। तो ये इसके साथ अच्छाई होती है। पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको लाया ले जाया जा सकता है। और इसको उल्टा भी करके रखने पर इसमें लिक्विड नहीं छलकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें पेस्ट होता है, बहुत ही कम गीला, इसलिए ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्राथमिक सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते दोबारा, तो इस सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, और इसलिए ये यूज़ एंड थ्रो है। एक बार पूरा इसमें का सारा पोटेंशियल ख़त्म हो गया तो इसे फेंक देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ड्राई सेल आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में कैसी कंजूसी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेड स्टोरेज बैटरी को एक्सप्लेन करने के लिए।